1.6 पॉल ट्यूडर जोन्स आक्रामक व्यापार की कला अक्टूबर 1987 अधिकांश निवेशकों के लिए एक विनाशकारी महीना था क्योंकि दुनिया के शेयर बाजारों में गिरावट देखी गई थी, पतन जिसने 1929 को टक्कर दी। उसी महीने पॉल ट्यूडर द्वारा प्रबंधित ट्यूडर फ्यूचर्स फंड जोन्स ने अविश्वसनीय 62% रिटर्न दर्ज किया। जोन्स हमेशा एक मनमौजी व्यापारी रहा है। उसका ट्रेडिंग शैली अद्वितीय है और उसका प्रदर्शन अन्य धन प्रबंधकों के साथ असंबंधित है। शायद सबसे महत्वपूर्ण, उसने वो किया है जिसे कई लोग असंभव समझते हैं। लगातार 5 ट्रिपल डिजिट गठबंधन करें बहुत कम इक्विटी रिट्रेसमेंट के साथ रिटर्न वर्ष। मैं थोड़ा ठगी कर रहा हूँ। 1986 में पॉल के फंड का एहसास हुआ केवल 99.2% लाभ। जोन्स ने अपने द्वारा किए गए हर बड़े उद्यम में सफलता हासिल की है। उन्होंने व्यवसाय में एक दलाल के रूप में शुरुआत की और अपने दूसरे वर्ष में कमीशन में $1 मिलियन से अधिक की कमाई की। 1980 के पतन में जोन्स न्यू में गए यॉर्क कॉटन एक्सचेंज एक स्वतंत्र मंजिल व्यापारी के रूप में। फिर से वो शानदार रूप से सफल रहा। अगले कुछ वर्षों में लाखों कमा रहे हैं। उनकी वास्तव में प्रभावशाली उपलब्धि हालांकि नहीं थी उनकी जीत का परिमाण, लेकिन उनके प्रदर्शन की निरंतरता। उनके 3.5 के दौरान एक फ्लो ट्रेडर के रूप में वर्षों तक, उन्होंने केवल एक हारने वाला महीना देखा। 1984 में, आंशिक रूप से ऊब के कारण और आंशिक रूप से अंततः अपनी आवाज खोने के डर से एक गड्ढे व्यापारी के लिए व्यावसायिक खतरा, जोन्स ने फिर से एक नए के लिए अपने सफल करियर को छोड़ दिया। उद्यम धन प्रबंधन। उन्होंने सितंबर 1984 में $1.50 के साथ ट्यूडर फ्यूचर्स फंड लॉन्च किया। प्रबंधन के तहत अक्टूबर 1988 के अंत में इस फंड में निवेश किए गए प्रत्येक $1000 थे $17,482 की कीमत, जबकि उनके द्वारा प्रबंधित कुल धनराशि बढ़कर $330 मिलियन हो गई थी। असल में प्रबंधन के तहत राशि अधिक होती, लेकिन जोन्स ने नया स्वीकार करना बंद कर दिया। अक्टूबर 1987 में निवेश निधि और उस समय से नकद संवितरण भी किया है। यदि कोई साइकिल में विश्वास करता है, जैसा कि जोन्स करता है, ऐसा प्रतीत होता है कि वो एक और करियर परिवर्तन के कारण है। यह है कल्पना करना मुश्किल है कि वो दोहराना के लिए क्या कर सकता है। जोन्स विरोधाभासों का एक संग्रह है। निजी बातचीत में वो आराम से रहता है, लेकिन एक व्यापारी के रूप में वो चिल्लाता है, एक ड्रिल सार्जेंट की क्रूरता के साथ उसके आदेश। उनकी सार्वजनिक छवि एक अदम्य, अहंकारी है व्यापारी, लेकिन आमने सामने वो सहज और सरल है। मीडिया आमतौर पर नाटक करता है उनकी जीवन शैली के तेज तर्रार तत्व, चेसापेक बे मैंशन, निजी 3000 एकड़ वन्यजीव संरक्षित, सुंदर महिलाएं, बढ़िया रेस्तरां, लेकिन उसने गरीबों की मदद भी की है। व्यवसाय। जोन्स ने न्यूयॉर्क के व्यवसाय यूजीन लैंग को वित्तपोषित करने के लिए एक कोष स्थापित करके अनुकरण किया है। ब्रुकलिन के आर्थिक रूप से उदास में 75 प्राथमिक विद्यालय के स्नातकों की कॉलेज शिक्षा, बैडफोर्ड स्टुवेसेंट खंड। यह केवल पैसे दान करने का मामला नहीं है। जोन्स बन गया है साप्ताहिक रूप से अपने दत्तक छात्रों के साथ बैठक करके व्यक्तिगत रूप से शामिल। हाल ही में उन्होंने शुरू किया रॉबिन हुड फाउंडेशन, जिसकी बंदोबस्ती बढ़कर $5 मिलियन हो गई है। यह संगठन, इसके लिए सच है नाम, अमीरों से धन जुटाता है और इसे निजी समूहों और सहायता के लिए काम करने वाले व्यक्तियों को वितरित करता है। गरीब। जोन्स ने अपराह्न 3:15 बजे हमारे साक्षात्कार की व्यवस्था की थी। एक ऐसा समय जब तक सभी वायदा बाजार बंद हो जाते हैं, स्टॉक इंडेक्स को छोड़कर। यहाँ तक केवल एक मार्केट ट्रेडिंग के साथ। मैं इसके बारे में थोड़ा चिंतित था उस समय साक्षात्कार शुरू करने की व्यावहारिकता, क्योंकि मुझे पता था कि S&P स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर्स अनुबंध जोन्स के प्राथमिक व्यापारिक वाहनों में से एक था। वास्तव में
जब मैं पहुंचा तो वो बीच में था S&P ट्रेडिंग। मैंने तब तक इंतजार किया जब तक वो स्पीकरफोन पर चिल्लाने के आदेश समाप्त नहीं कर देता और समझाया कि मुझे नहीं चाहिए उसके व्यापार को बाधित करने के लिए। शायद हमें बाजार बंद होने तक साक्षात्कार में देरी करनी चाहिए, मैंने सुझाव दिया। कोई बात नहीं, उसने जवाब दिया। चलो चलते हैं। जैसा कि यह निकला, जोन्स उस दोपहर केवल S&P का व्यापार नहीं कर रहा था, वो एक प्रमुख का निर्माण कर रहा था शेयर बाजार में बड़ी गिरावट की उम्मीद में स्थिति। जोन्स में एक तीव्रता है, एक आदेश की नियुक्ति जो एक टेनिस खिलाड़ी की याद दिलाती है जो आक्रामक रूप से वॉली लौटाता है। खरीदना 300 भी। जाओ जाओ जाओ, क्या हम अंदर हैं? मुझसे बात करो। फिर भी वो आसानी से व्यापार और हमारे के बीच स्थानांतरित हो गया बातचीत। जोन्स व्यवसाय में अपने पहले ट्यूटर, प्रसिद्ध कपास व्यापारी अलेक के बारे में प्रशंसा के साथ बोलते हैं। टुलिस, शायद टुलिस की एक विशेषता जिसने जोन्स पर सबसे बड़ी छाप छोड़ी, वो थी उनका स्टील हार्ड भावनात्मक नियंत्रण। वो याद करते हैं कि कैसे टुलिस आगंतुकों के साथ विनम्र, आराम से बातचीत कर सकते थे, बिना पलक झपकाए। उसी समय बाजार में उनकी स्थिति खराब हो रही थी। आगंतुकों को देखने, अपने कर्मचारियों से बात करने और इस साक्षात्कार में भाग लेने में जोन्स की लापरवाही उसी समय वो एक भारी S&P स्थिति का व्यापार कर रहा था, उसी विशेषता को दर्शाता है। स्टॉक इंडेक्स में तेजी उस दिन के कारोबार के समापन मिनटों में वायदा के कारण जोन्स की स्थिति में $1 मिलियन से अधिक का नुकसान हुआ। फिर भी वो इतना रचा बसा था कि मुझे पता ही नहीं चला कि बाजार उसके खिलाफ चला गया है जब तक कि मैंने उसकी जांच नहीं की। उस दिन बाद में कीमतों को बंद करना हमारी पहली मुलाकात में साक्षात्कार पूरा करने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। मैं लगभग 2 लौटा हफ्तों बाद। इस दूसरी मुलाकात के बारे में 2 बातें उल्लेखनीय थीं। सबसे पहले, जबकि वो किया गया था हमारी पहली बातचीत, जोन्स के समय शेयर बाजार में जोरदार मंदी और भारी कमी शेयर बाजार पर अल्पकालिक राय अंतरिम में तेजी की ओर स्थानांतरित हो गई थी। स्टॉक की विफलता बाजार में गिरावट का सामना करने के लिए उस कीमत और समय पर जिसका उसने अनुमान लगाया था, उसे आश्वस्त किया कि बाजार अल्पावधि के लिए उच्च नेतृत्व में था। यह बाजार बिक चुका है, उन्होंने हमारी दूसरी बैठक में जोर दिया। राय में यह 180 डिग्री बदलाव थोड़े समय के भीतर अत्यधिक लचीलेपन का उदाहरण दिया जो जोन्स की व्यापारिक सफलता को रेखांकित करता है। उन्होंने न केवल जल्दी से अपनी मूल स्थिति को त्याग दिया, बल्कि एक बार दूसरे पक्ष में शामिल होने के लिए तैयार थे। सबूत बताते हैं कि उनका प्रारंभिक प्रक्षेपण गलत था। हाँ, उसका हृदय परिवर्तन समय पर सिद्ध हुआ। दूसरा, जोन्स ने अचानक से अनुमानों के संबंध में बहुत सतर्क स्वर अपनाया था। शेयर बाजार और अर्थव्यवस्था। वो चिंतित था कि स्टॉक में दूसरी बड़ी बिक्री लहर बाजार, पहली बार अक्टूबर 1987, एक प्रकार के वित्तीय मक्काथीइज्म को जन्म दे सकता है। वास्तव में, इस तरह की चिंता के लिए ऐतिहासिक प्राथमिकता है। 1930 के दशक में हुई सीनेट की सुनवाई के दौरान 1929 के स्टॉक दुर्घटना के लिए जिम्मेदार खलनायकों को खोजने के लिए समिति के सदस्य इतने बेताब थे कि वे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अधिकारियों को घसीटा गया, जिन्होंने कीमत के दौरान लंबे पदों पर काम किया था। ढहना। जोन्स को डर था कि एक प्रमुख सट्टेबाज और आर्थिक प्रवृत्तियों के भविष्यवक्ता के रूप में वो एक भविष्य के किसी भी सरकारी वित्त शिकार के लिए सुविधाजनक लक्ष्य। जोन्स विशेष रूप से द्वारा परेशान किया गया था। अपने व्यापार के संबंध में एक प्रमुख सरकारी अधिकारी से कॉल करें। आप विश्वास नहीं करेंगे कि कितना ऊंचा इस व्यक्ति को रखा गया था, उसने मुझे अविश्वास से भरे स्वर में समझाया। विशेष रूप से किसी विशेष बात का खुलासा न करने का ध्यान रखें। हालांकि जोन्स मित्रवत बने रहे।
पहले साक्षात्कार की प्रत्यक्षता को लगभग 1 से बदल दिया गया था उनके उत्तरों में पूर्व रिकॉर्डेड गुणवत्ता। उदाहरण के लिए ट्रेडिंग रणनीति के बारे में एक प्रश्न के साथ मिला था। फ्रीमिट रनिंग के बारे में प्रतिक्रिया एक अवैध प्रथा जिसमें एक दलाल अपना आदेश देता है। यह उत्तर वस्तुतः बेतुके पर सीमाबद्ध है क्योंकि जोन्स नंबर को संभालता है ग्राहक का ऑर्डर। यह एक फुटबॉल प्रशंसक के रूप में उतना ही समझ में आता है जो अपने कार्यालय पूल में दांव लगाते हैं, इससे इनकार करते हैं उसने खेल फेंकने के लिए रिश्वत ली। ऐसा लग रहा था कि जोन्स साक्षात्कार का उपयोग एक मंच के रूप में कर रहे हैं, एक आधिकारिक बयान देना। शायद कुछ काल्पनिक भविष्य में सबूत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। कांग्रेस की सुनवाई मैंने सोचा था कि जोन्स अत्यधिक सतर्क हो रहा था, अगर पागल नहीं, लेकिन तब फिर से उम्मीद है कि एक सच्चा आर्थिक संकट बुरे दूतों को मारने की ओर ले जाएगा। न्यूज़ वास्तव में उतना दूर की कौड़ी नहीं लगती। आपको पहली बार ट्रेडिंग में दिलचस्पी कब हुई? जब मैं कॉलेज में था तो मैंने रिचर्ड डेनिस पर एक लेख पढ़ा जिसने मुझ पर बहुत प्रभाव डाला। मैं सोचा था कि डेनिस के पास दुनिया का सबसे बड़ा काम है। मुझे पहले से ही ट्रेडिंग के लिए सराहना मिली थी क्योंकि मेरे चाचा बिली डुनवंत एक बहुत ही सफल कपास व्यापारी थे। 1976 में मेरे समाप्त होने के बाद कॉलेज, मैं अपने चाचा के पास गया और उनसे पूछा कि क्या वो मुझे एक व्यापारी के रूप में शुरू करने में मदद कर सकते हैं। उसने मुझे भेजा एली टुलिस, एक प्रसिद्ध कपास व्यापारी जो न्यू ऑर्लियंस में रहता था। एली सबसे अच्छा व्यापारी है जिसे मैं जानता हूँ, उसने कहा मुझे। मैं एली को देखने के लिए नीचे गया और उसने मुझे न्यूयॉर्क कॉटन एक्सचेंज के फर्श पर नौकरी की पेशकश की। तुम अपने चाचा के स्थान पर एली के लिए काम करने कैसे गए? क्योंकि मेरे चाचा मुख्य रूप से व्यापार के नकदी पक्ष में शामिल थे, कपास की बिक्री करते थे। मैं सीधे व्यापारी बनने में दिलचस्पी थी। आपने एक्सचेंज के फर्श पर कितने समय तक काम किया? वहाँ आपका क्या काम था? मैं एक फ्लोर क्लर्क था। इस तरह हर कोई शुरू होता है। लेकिन मैंने बहुत सारे विश्लेषणात्मक कार्य भी किए। देख रहे थे बाजार यह पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि इसने क्या टिक किया। मैंने न्यूयॉर्क में लगभग 6 महीने तक क्लर्क किया और फिर एली के लिए काम करने के लिए न्यू ऑर्लियंस लौट आया। क्या आपने एली से ट्रेडिंग के बारे में बहुत कुछ सीखा? बिल्कुल। एली के साथ काम करना शानदार अनुभव रहा। वो 3000 के आकार का व्यापार करेगा अनुबंध जब पूरे बाजार में खुला ब्याज केवल 30,000 था। वह से अधिक मात्रा में व्यापार करेगा फर्श से कोई कपास व्यापारी। वो देखने के लिए एक सच्चा दृश्य था। क्या वो नकदी के खिलाफ वायदा कारोबार कर रहा था या सिर्फ अटकलें लगा रहा था? वो एक शुद्ध सट्टेबाज था। आश्चर्यजनक बात यह थी कि चूंकि उसने अपने दलाल को फर्श पर इस्तेमाल किया था, हर कोई हमेशा जानता था कि उसकी स्थिति क्या है। उसे टैग करना बहुत आसान था। एली का रवैया था, इसके साथ नरक, मैं उन्हें सिर पर ले जा रहा हूँ, तो हर कोई उसका हाथ जानता था। निश्चित रूप से, लेकिन जाहिरा तौर पर इसने उसे चोट नहीं पहुंचाई। नहीं। क्या यह अपवाद है? क्या आप अपने पदों को छिपाने की कोशिश करते हैं? मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन वास्तव में गड्ढे में जो लोग 5 या 10 साल से हैं, वे जानते हैं कि यह मैं हूँ। हर कोई जानता है कि मैं कब व्यापार करता हूँ। एली से एक चीज जो मैंने सीखी, वो यह कि आखिरकार बाजार है जहाँ जा रहा है वहाँ जा रहा है। तो क्या आपको नहीं लगता कि अपने पदों को छुपाना जरूरी है? मुझे लगता है कि प्रयास करना महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, मेरे आदेश पढ़ने में विशेष रूप से आसान हुआ करते थे क्योंकि मैंने 300 अनुबंधों के गुणकों में कारोबार किया। अब मैं अपने आदेश तोड़ता हूँ।
मैं एक दलाल दे सकता हूँ 116 के लिए एक आदेश और 184.1 के लिए एक अन्य दलाल के आदेश में प्रत्येक गड्ढे में कम से कम 4 दलाल हैं। तुलिस से आपने और क्या सीखा? वो एक कुतिया का सबसे सख्त बेटा था जिसे मैं कभी जानता था। उन्होंने मुझे सिखाया कि व्यापार बहुत प्रतिस्पर्धी है और आपको अपने बट को लात मारने में सक्षम होना चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे कैसे काटते हैं। वहाँ है भारी भावनात्मक उतार चढ़ाव शामिल हैं। यह एक सामान्य चरित्र निर्माण पाठ की तरह लगता है। विशेष के बारे में क्या व्यापार? टुलिस ने मुझे मूविंग वॉल्यूम के बारे में सिखाया। जब आप आकार का व्यापार कर रहे हों तो आपको बाहर निकलना होगा जब बाजार आपको बाहर निकलने देता है, तब नहीं जब आप बाहर निकलना चाहते हैं। उन्होंने मुझे सिखाया कि यदि आप एक बड़े को स्थानांतरित करना चाहते हैं स्थिति, आप तब तक इंतजार नहीं करते जब तक कि बाजार नई उच्च या निम्न जमीन पर न हो, क्योंकि बहुत कम मात्रा यदि यह एक महत्वपूर्ण मोड़ है तो वहां व्यापार कर सकते हैं। एक मंजिल व्यापारी के रूप में मैंने एक बात सीखी थी कि यदि उदाहरण के लिए पुरानी ऊंचाई 56.80 पर थी तो है शायद 56.85 पर बहुत सारी खरीदारी बंद हो जाएगी। यदि बाजार 70 सहायता का कारोबार कर रहा है, 75 की पेशकश की संपूर्ण ट्रेडिंग रिंग का बाजार को खरीदने, उन स्टॉप को छूने और में निहित स्वार्थ है स्टॉप में परिसमापन, यह एक बहुत ही सामान्य रिंग अभ्यास है। एक ऊपर के व्यापारी के रूप में मैंने इसे रखा साथ में जो एली ने मुझे सिखाया। अगर मैं उस प्रकार की स्थिति में किसी पद को कवर करना चाहता हूं तो मैं करूंगा आधा को 75 पर समाप्त करें, ताकि मुझे बिंदु पर पूरी स्थिति से बाहर निकलने की चिंता न करनी पड़े जहां स्टॉप मारा जा रहा है। मैं हमेशा अपनी आधी स्थिति को नई ऊंचाइयों या चढ़ावों के नीचे समाप्त कर दूंगा और शेष आधा उस बिंदु से आगे। कोई अन्य पाठ जो आप टुलिस को दे सकते हैं? एली को देखकर मैंने सीखा कि भले ही बाजार नया सेट करते समय सबसे अच्छे दिखते हों उच्च, यह अक्सर बेचने का सबसे अच्छा समय होता है। उन्होंने मुझ में यह विचार डाला कि कुछ हद तक एक अच्छा बनने के लिए व्यापारी आपको एक विरोधाभासी होना होगा। आपने दसियों हजार ट्रेड किए हैं। क्या कोई एकल व्यापार है जो बाहर खड़ा है? जी हाँ, 1979 का कॉटन मार्केट। इंसान सबसे ज्यादा गलतियों से सीखता है, सफलताओं से नहीं। मैं एक दलाल वापस था तब। हमारे पास बहुत सारे सट्टा खाते थे और मेरे पास जुलाई कपास के लगभग 400 अनुबंध थे। बाजार 82 और 86 सेंट के बीच में कारोबार कर रहा था और मैं इसे हर बार खरीद रहा था उस सीमा के निचले सिरे तक। एक दिन बाजार नए चढ़ाव पर टूट गया, स्टॉप निकाल लिया और तुरंत 30 या के बारे में रिबाउंड किया 40 अंक। मुझे लगा कि बाजार के इतने खराब तरीके से काम करने का कारण कीमत है उन प्रसिद्ध स्टॉप की निकटता से निहित भेद्यता। अब जबकि स्टॉप हो चुके थे छू गया। मुझे लगा कि बाजार रैली के लिए तैयार है। मैं उस समय रिंग के बाहर खड़ा था। बड़बोलेपन के एक कृत्य में मैंने अपने फ्लो ब्रोकर से 82.90 की बोली लगाने के लिए कहा 100 जुलाई के लिए, जो उस समय एक बहुत बड़ा ऑर्डर था। उसने 100 के लिए 90 की बोली लगाए और मुझे रेफ को याद है दलाल चिल्लाते हुए गड्ढे के पार दौड़ता हुआ आया। बिक गया। रेफको के पास अधिकांश प्रमाणित स्टॉक हैं उस समय अनुबंध के विरुद्ध सुपुर्दगी के लिए उपलब्ध कपास का प्रकार। एक पल में मुझे एहसास हुआ कि उनका इरादा जुलाई अनुबंध के विरुद्ध वितरण करने का था, जो उस समय लगभग 4 सेंट पर कारोबार कर रहा था अक्टूबर अनुबंध के लिए प्रीमियम। मुझे यह भी पता चला कि पूरे भीड़भाड़ का पैटर्न था 82 और 86 सेंट के बीच गठित अगले कदम के लिए एक बाजार माप होने जा रहा था। 82 सेंट का ब्रेक पूर्व 4% ट्रेडिंग रेंज की चौड़ाई के बराबर होने वाला था। तो आप जानते थे कि आप तुरंत गलत थे।
मैंने तुरंत देखा कि बाजार सीधे 78 सेंट तक जा रहा था, और यह मेरा खून था जो उसे वहां ले जाने वाला था। मैं लंबे 400 अनुबंधों में आया था, एक दिन के रूप में एक और 100 में प्रवेश किया व्यापार, और उस मर्दाना प्रकार की बोली पर अंतिम 100 जो मुझे कभी नहीं करना चाहिए था। तो आपको तुरंत एहसास हो गया कि आप बाहर होना चाहते हैं? नहीं, मुझे तुरंत एहसास हुआ कि मैं छोटा होना चाहता हूँ। आपने कितनी तेजी से प्रतिक्रिया दी? लगभग तुरंत। जब रेफ को ब्रोकर चिल्लाया, बिक गया, रिंग में मौजूद सभी लोग पलट गए और मेरी ओर देखा, क्योंकि वे जानते थे कि मैं क्या करना चाहता हूँ। मेरे बगल में खड़े आदमी ने कहा, अगर तुम बाथरूम जाना चाहते हो, यही करो। उन्होंने कहा कि मैं सफेद रंग के 3 रंगों में दिख रहा था। याद रखें कि घूमना, बाहर घूमना, पानी पीना और फिर मेरे ब्रोकर को बेचने के लिए कहना जितना वो कर सकता था। बाजार 60 सेकंड में सीमित हो गया था, और मैं केवल 220 बेचने में सक्षम था। ठेके। आप अपनी बाकी स्थिति से कब बाहर हुए? अगली सुबह बाजार 100 अंक नीचे खुला और मैंने ओपनिंग बेल से बिकवाली शुरू की। मैं बाजार में फिर से लिमिट डाउन लॉक होने से पहले लगभग 150 कॉन्ट्रैक्ट ही बिके। जब तक यह सब हो चुका था ओवर, मैंने कुछ अनुबंधों को उस बिंदु से 4 सेंट जितना कम बेच दिया, जिसे मैं पहली बार स्थिति जानता था अच्छा नहीं था। भले ही आपने काफी जल्दी प्रतिक्रिया दी हो, फिर भी आपने एक बड़ी हिट ली। पीछे मुड़कर देखें तो आपको क्या करना चाहिए कर चुके हैं। सबसे पहले तो माचो मैन को बाजार से कभी मत खेलो। दूसरा, कभी भी ओवरट्रेड न करें। मेरी प्रमुख समस्या व्यापार पर मेरे द्वारा खोए गए अंकों की संख्या नहीं थी, बल्कि यह कि मैं बहुत अधिक अनुबंधों का व्यापार कर रहा था मेरे द्वारा संचालित खातों में इक्विटी के सापेक्ष। मेरे खातों में 60 से 70 जैसा कुछ खो गया है उस एकल व्यापार में उनकी इक्विटी का प्रतिशत। क्या उस विशेष व्यापार ने जोखिम के संदर्भ में आपकी पूरी व्यापारिक शैली को बदल दिया? बिल्कुल। मैं पूरी तरह से हतोत्साहित हो गया था। मैंने कहा, मैं इस व्यवसाय के लिए तैयार नहीं हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं कर सकता हूँ इसे और लंबा हैक करें। मैं इतना उदास था कि मैंने लगभग छोड़ दिया। उस समय आप कितने वर्षों से व्यवसाय में थे? केवल 3.5 साल। क्या आप उस समय तक सफल हुए थे? अपेक्षाकृत, मेरे अधिकांश ग्राहकों ने पैसा कमाया था, और मैं अपनी कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण निर्माता था। किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसने आपको 3 साल की अवधि की शुरुआत में $10,000 दिए थे? वे शायद लगभग 3 गुना ऊपर थे। तो हर कोई जो लंबे समय से आपके साथ था वो अभी भी खेल से आगे था? हाँ, लेकिन अंतरिम के दौरान मुझे कुछ तीव्र गिरावट का सामना करना पड़ा। वो कपास का व्यापार लगभग था मेरे लिए सौदा तोड़ने वाला। उस समय मैंने कहा था, मिस्टर स्टूपिड, सब कुछ एक ही पर जोखिम में क्यों डाल दिया? व्यापार, क्यों न अपने जीवन को दर्द के बजाय खुशी की खोज बना ले? तभी मैंने पहली बार फैसला किया कि मुझे अनुशासन और धन प्रबंधन सीखना है। यह एक कैथेटिक था मेरे लिए अनुभव, इस अर्थ में कि मैं किनारे पर गया, एक व्यापारी के रूप में मेरी बहुत क्षमता पर सवाल उठाया, और फैसला किया कि मैं पद छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं वापस आने और लड़ने के लिए दृढ़ था। मैंने फैसला किया कि मैं था मेरे व्यापार के बारे में बहुत अनुशासित और व्यावसायिक बनने जा रहा है। क्या उस समय से आपकी ट्रेडिंग शैली मौलिक रूप से बदल गई है? हाँ, अब मैं अपना दिन खुद को जितना हो सके खुश और तनाव मुक्त बनाने की कोशिश में बिताता हूँ। अगर मेरे पास मेरे खिलाफ जा रहे पदों, मैं ठीक हो जाता हूँ। अगर वे फार्म जा रहे हैं, तो मैं उन्हें रखता हूँ। मुझे लगता है कि आपने न केवल छोटा व्यापार करना शुरू किया, बल्कि तेजी से भी शुरू किया। तेज और अधिक रक्षात्मक। मैं हमेशा पैसे कमाने के बजाय पैसे खोने के बारे में सोचता रहता हूँ। पैसे। उस समय, उस कपास व्यापार में,
मैंने जुलाई को 89 सेंट तक जाने का सपना देखा था और मैंने इसके बारे में सोचा। सारा पैसा मैं 400 अनुबंधों पर बनाने जा रहा था। मैंने इस बारे में नहीं सोचा कि मैं क्या खो सकता हूँ। क्या आप हमेशा जानते हैं कि व्यापार करने से पहले आप कहाँ से निकल रहे हैं? मेरे पास एक मानसिक पड़ाव है। अगर यह उस नंबर को हिट करता है तो मैं बाहर हूँ, चाहे कुछ भी हो। आप किसी पर कितना जोखिम उठाते हैं? एकल व्यापार? मैं इसे व्यापार दर व्यापार नहीं तोड़ता। मेरे द्वारा किए गए सभी ट्रेड आपस में जुड़े हुए हैं। मैं इसे के संदर्भ में देखता हूँ। हर सुबह मेरी इक्विटी क्या है? मेरा लक्ष्य प्रत्येक दिन को जितना मैंने शुरू किया है उससे अधिक के साथ समाप्त करना है। कल का दिन सुबह मैं नहीं चलूंगा और कहूंगा मैं 264 से S&P छोटा हूं और यह कल 257 पर बंद हुआ, इसलिए मैं एक रैली खड़ा कर सकता हूं। मैं हमेशा पिछली रात की तुलना में छोटा होने के संदर्भ में सोचता हूं। बंद करें। ट्रेडिंग में जोखिम नियंत्रण सबसे महत्वपूर्ण चीज है। उदाहरण के लिए, अभी मैं लगभग 6.2 नीचे हूँ शेष महीने के लिए मेरी इक्विटी पर %1 स्टॉप के लिए। मेरा दिल करता है कि मैं सुनिश्चित करें कि मुझे किसी भी महीने में कभी भी दोहरे अंकों का नुकसान नहीं हुआ है। आपकी ट्रेडिंग शैली का एक पहलू टर्निंग पॉइंट खरीदने और बेचने का एक विपरीत प्रयास है। कि जाने मान लीजिए कि आप एक शीर्ष की तलाश में हैं और जब बाजार एक नए स्थान पर पहुंचता है तो एक करीबी स्टॉप के साथ कम हो जाता है ऊंचा। फिर आप रुक जाते हैं। एक एकल व्यापार विचार पर आप कितनी बार चुनने का प्रयास करेंगे? हार मानने से पहले मोड़, जब तक मैं अपना मन नहीं बदल लेता, मूल रूप से। अन्यथा मैं अपनी स्थिति का आकार आई के रूप में कम करता रहूंगा। व्यापार खो रहे हैं। जब मैं खराब ट्रेडिंग कर रहा होता हूं तो मैं अपने पोजीशन साइज को कम करता रहता हूं। इस तरह मैं बनूंगा जब मेरी ट्रेडिंग सबसे खराब हो तो मेरी सबसे छोटी पोजीशन साइज का व्यापार करना। आप किन व्यापारिक नियमों के अनुसार जीते हैं? हारने वालों को कभी औसत मत समझो। जब आप खराब ट्रेडिंग कर रहे हों तो अपने ट्रेडिंग वॉल्यूम को कम करें। बढ़ोतरी आपका वॉल्यूम जब आप अच्छा व्यापार कर रहे हों। उन स्थितियों में कभी भी व्यापार न करें जहां आपका नियंत्रण नहीं है। के लिए उदाहरण के लिए, मैं प्रमुख रिपोर्टों के सामने बड़ी मात्रा में धन का जोखिम नहीं उठाता, क्योंकि वो जुआ है, ट्रेडिंग नहीं। यदि आपके पास हारने की स्थिति है जो आपको असहज कर रही है, तो समाधान बहुत आसान है। बाहर निकलो, क्योंकि आप हमेशा वापस आ सकते हैं। एक नई शुरुआत से बेहतर कुछ नहीं है। इस बात को लेकर ज्यादा चिंतित न हो कि आप किस पद पर आ गए हैं। एकमात्र प्रासंगिक प्रश्न यह है कि क्या आप उस दिन पोजीशन पर बुलिश या मंदी वाले हैं। हमेशा अपने प्रवेश बिंदु को पिछली रात की तरह समझें। बंद करें। मैं हमेशा एक धोखेबाज व्यापारी को बता सकता हूं क्योंकि वो मुझसे पूछेगा, क्या आप छोटे हैं या लंबे हैं? चाहे मैं लंबा हूं या छोटा हूं, उसका बाजार की राय पर कोई असर नहीं होना चाहिए। आगे वो पूछेगा, यह मानते हुए कि मेरे पास है, उससे कहा कि मैं लंबा हूं। तुम कहां से लंबे समय से हो? कौन परवाह करता है कि मैं कहां से लंबा हूं? उसके पास नहीं है प्रासंगिकता कि क्या बाजार का माहौल अभी तेज है या मंदी है, या जोखिम इनाम के लिए उस समय एक लंबी स्थिति का संतुलन। व्यापार की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका महान रक्षा करना है, महान अपराध नहीं। हर दिन मैं मानता हूं मेरी हर स्थिति गलत है। मुझे पता है कि मेरे स्टॉप रिस्क पॉइंट कहां होने वाले हैं। मैं ऐसा करता हूं ताकि मैं कर सकूं मेरी अधिकतम संभव गिरावट को परिभाषित करें। उम्मीद है मैं शेष दिन पदों का आनंद लेने में बिताऊंगा जो मेरी दिशा में जा रहे हैं। अगर वे मेरे खिलाफ जा रहे हैं तो मेरे पास आउट होने का गेम प्लान है। नायक मत बनो, अहंकार मत करो। हमेशा अपने आप पर और अपनी क्षमता पर सवाल उठाएं। ऐसा कभी मत महसूस करना आप बहुत अच्छी दूसरा तुम करते हो।
तुम मर चुके हो। अब तक के सबसे महान सट्टेबाजों में से एक, जेसी लिवरमो ने कथित तौर पर कहा कि लंबे समय में आप कभी भी ट्रेडिंग मार्केट नहीं जीत सकते। मेरे जैसे किसी व्यक्ति के लिए यह एक विनाशकारी उद्धरण था, बस मिल रहा था व्यापार में यह विचार कि आप बाजारों को हरा नहीं सकते, एक भयावह संभावना है। इसीलिए मेरा मार्गदर्शक दर्शन महान रक्षा खेल रहा है। यदि आप एक अच्छा व्यापार करते हैं तो यह न सोचें कि ऐसा इसलिए है क्योंकि आप कुछ अलौकिक दूरदर्शिता है। अपने आत्मविश्वास की भावना को हमेशा बनाए रखें, लेकिन इसे नियंत्रण में रखें। लेकिन आप वर्षों से बहुत सफल रहे हैं। क्या आप अब अपने से ज्यादा आश्वस्त नहीं हैं इससे पहले? जब से मैंने व्यापार करना शुरू किया है, तब से मैं किसी भी बिंदु से अधिक डर गया हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि इस व्यवसाय में क्षणिक सफलता कैसे हो सकती है। मुझे पता है कि सफल होने के लिए मुझे डरना पड़ता है। मेरे सबसे बड़ी हिट हमेशा तब आई जब मेरे पास एक अच्छा दौर रहा और मुझे लगने लगा कि मुझे पता है कुछ। मेरी धारणा यह है कि आप अक्सर मार्केट टर्न के निकट पोजीशन लागू करते हैं। कभी कभी तुम्हारा परिशुद्धता अलौकिक रही है। आपकी निर्णय लेने की प्रक्रिया के बारे में ऐसा क्या है जो आपको अनुमति देता है मोड़ के इतने करीब आ जाओ? मेरे पास सभी बाजारों की लंबी लंबी दिशा के बारे में बहुत मजबूत विचार हैं। मेरे पास भी एक बहुत ही अल्पकालिक है दर्द के लिए क्षितिज। परिणामस्वरूप बार बार मैं लंबी अवधि में बार बार ट्रेड करने की कोशिश कर सकता हूं, एक बाजार में हफ्तों का जो नीचे की ओर बढ़ना जारी रखता है। क्या यह जांच की एक श्रृंखला करने की बात है जब तक कि आप इसे अंततः हिट नहीं कर लेते? बिल्कुल। मैं खुद को एक प्रमुख बाजार अवसरवादी मानता हूं। इसका मतलब है कि मैं इस पर एक विचार विकसित करता हूं जब तक मैं बार बार गलत साबित नहीं हो जाता। तब तक बाजार और बहुत कम जोखिम वाले दृष्टिकोण से इसका पीछा करता हूं, या जब तक मैं अपना नजरिया नहीं बदल लेता। दूसरे शब्दों में, यह कहने के लिए एक बेहतर कहानी बनाता है। पॉल जोन्स दी बॉन्ड मार्केट 2 टिक खरीदता है, निम्न से के बजाय अपने 5वें प्रयास में। पॉल जोन्स दी बॉन्ड बाजार से 2 टिक खरीदता है। यह कम है। मुझे लगता है कि यह निश्चित रूप से इसका हिस्सा है। दूसरा हिस्सा यह है कि मैं हमेशा एक स्विंग ट्रेडर रहा हूं। मतलब मेरा मानना कि बाजार के मोड़ पर सबसे अच्छा पैसा कमाना है। सब कहते हैं कि तुम मारे जाओ सबसे ऊपर और नीचे लेने की कोशिश कर रहा है और आप बीच में रुझानों को पकड़कर सारा पैसा कमाते हैं। खैर, 12 साल से मैं अक्सर बीच में मांस को याद कर रहा हूं, लेकिन मैंने बहुत कुछ पकड़ा है नीचे और सबसे ऊपर। यदि आप एक प्रवृत्ति अनुयायी हैं जो एक चाल के बीच में मुनाफे को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको बहुत उपयोग करना होगा चौड़ा पड़ाव। मैं ऐसा करने में सहज नहीं हूं। साथ ही, बाजार का रुझान केवल लगभग 15% ही होता है। बाकी समय वे बगल में चले जाते हैं। बाजारों के बारे में जनता की धारणा में सबसे प्रमुख भ्रांति क्या है? कि बाजारों में हेरफेर किया जा सकता है। वॉल स्ट्रीट पर कुछ ऐसा समूह है जो मूल्य कार्रवाई को नियंत्रित करता है बाजारों में। मैं किसी भी बाजार में जा सकता हूं और 1 या 2 दिन, शायद 1 हफ्ते के लिए भी हलचल मचा सकता हूं। अगर मैं सही समय पर बाजार में जाऊं, इसे ऊपर की तरफ थोड़ी सी गैस देकर, मैं बना सकता हूं एक बैल बाजार का भ्रम। लेकिन जब तक बाजार वास्तव में मजबूत न हो, दूसरा मैं खरीदना बंद कर देता हूं। कीमत ठीक नीचे आने वाला है। आप एंकरेज में सबसे खूबसूरत सैक्स फिफ्थ एवेन्यू खोल सकते हैं, अलास्का, एक अद्भुत ग्रीष्मकालीन मेंसवियर विभाग के साथ। लेकिन जब तक कोई इसे खरीदना नहीं चाहता कपड़े, तुम टूट जाओगे। बाजार के बारे में लोगों के मन में और कौन सी भ्रांतियां हैं? यह विचार कि वॉल स्ट्रीट से जुड़े लोग कुछ जानते हैं। मेरी माँ एक उत्कृष्ट उदाहरण है। वो वॉल स्ट्रीट वीक देखती है और वो जो कुछ भी कहती है उसे लगभग एक धार्मिक उत्साह के साथ लेती है।
मैं शर्त लगा सकते हैं कि आप शायद वॉल स्ट्रीट वीक को फीका कर सकते हैं। मुझे पता है कि आप लगभग हर बड़े बाजार में व्यापारियों से लगभग दैनिक आधार पर बात करते हैं। क्या तुम इन लोगों से बाढ़ के विपरीत दिशा में होने के बारे में असहज? हाँ, कौन एक विजेता को फीका करना चाहता है? मैं उनके साथ रहना चाहता हूँ क्योंकि मैं उनसे बात करने की बात करता हूँ जिन लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड सबसे अच्छा है। आप इन सभी अन्य मतों को अपनी दृष्टि को भ्रमित करने से कैसे रोकते हैं? मान लीजिए कि आप हैं बाजार में मंदी है और जिन लोगों से आप उस बाजार के बारे में बात करते हैं उनमें से 75% बुलिश हैं। क्या तुम क्या करते हो? मैं इंतजार करता हूँ। मैं आपको एक आदर्श उदाहरण दूंगा। पिछले बुधवार तक मैं कच्चे तेल पर मंदी की स्थिति में था, जबकि यह $2 अग्रिम के बीच में था। मुझे पता है कि सबसे अच्छा कच्चा तेल व्यापारी उस दौरान तेज था अवधि। क्योंकि वो तेज था, मैं कभी छोटा नहीं हुआ। फिर बाजार ठप होने लगा और एक दिन वो कहा, मुझे लगता है कि मैं यहाँ फ्लैट जा रहा हूँ। मुझे पता था कि तत्काल विशेष रूप से इस तथ्य को देखते हुए कि उस समय ओपेक से तेजी की खबर आ रही थी कि कच्चा तेल कम जोखिम वाला शॉर्ट था। पुराना है इसमें से न रख। और यह एक महान व्यापार निकला। क्या कोई बाजार सलाहकार हैं जिन पर आप ध्यान देते हैं? और नेट डेविस महान है। बॉब प्रीचर चैंपियन है। प्रैक्टर सबसे अच्छा है क्योंकि वो अंतिम बाजार अवसरवादी है। अवसरवादी से आप क्या समझते हैं? उनके इतने सफल होने का कारण यह है कि इलियट वेव सिद्धांत किसी को अविश्वसनीय रूप से बनाने की अनुमति देता है, अनुकूल जोखिम इनाम के अवसर। यही कारण है कि मैं अपनी सफलता का श्रेय खुद को देता हूँ। इलियट वेव दृष्टिकोण। कोई सलाहकार जिसे आप कमतर मानते हैं? मुझे लगता है कि मैंने देखा है कि नेट डेविस शेयर बाजार पर सबसे अच्छा शोध करता है। हालांकि वो ठीक है जाना जाता है। मुझे नहीं लगता कि उसे वो पहचान मिली है जिसके वो हकदार हैं। कोई भी विश्लेषक जिसे आप ओवररेटेड मानते हैं? जज नहीं, कम से कम आपको जज किया जाए। बहुत कम व्यापारी आपकी उपलब्धि के स्तर तक पहुंचे हैं। आपको क्या अलग बनाता है? मुझे लगता है कि मेरी ताकत में से एक यह है कि मैं वर्तमान समय तक जो कुछ भी हुआ है उसे देखता हूँ इतिहास के रूप में। मैं वास्तव में उस गलती की परवाह नहीं करता जो मैंने 3 सेकंड पहले बाजार में की थी। मुझे क्या परवाह है के बारे में है कि मैं अगले क्षण से क्या करने जा रहा हूँ। मैं किसी भी भावनात्मक लगाव से बचने की कोशिश करता हूँ। एक बाजार। मैं अपने व्यापारिक विचारों को उन टिप्पणियों से प्रभावित होने से बचाता हूं जो मैंने उस पर की हों। एक बाजार के बारे में रिकॉर्ड। स्पष्ट रूप से आपके व्यापार में पदों के प्रति निष्ठा एक महत्वपूर्ण तत्व नहीं है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपको यह पता लगाने के लिए एक व्यापक खुला बौद्धिक क्षितिज देता है कि वास्तव में क्या है हो रहा है। यह आपको सही पूर्वानुमान चुनने में पूरी तरह से साफ स्लेट के साथ आने की अनुमति देता है उस विशेष बाजार के लिए। क्या आपके द्वारा प्रबंधित किए जा रहे धन की जबरदस्त वृद्धि ने इसे व्यापार करना अधिक कठिन बना दिया है? लाभप्रदता का समान स्तर? इसने इसे और अधिक कठिन बना दिया है। क्या आपको लगता है कि यदि आप ट्रेडिंग कर रहे थे तो आप काफी अधिक प्रतिशत रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं? पैसे की छोटी मात्रा? बिना सवाल के। क्या आपने कभी सवाल किया है कि क्या आपके प्रदर्शन पर आकार के हानिकारक प्रभाव से अधिक प्रभाव पड़ता है? लाभ प्रोत्साहन शुल्क जो आप पैसे के प्रबंधन से कमाते हैं? मैं हर दिन उस सवाल के बारे में सोचता हूँ। यह देखना दिलचस्प होगा कि समय के साथ क्या होता है। आपकी पुस्तक प्रकाशित हो चुकी है। क्या आपने नए निवेश कोष स्वीकार करना बंद कर दिया है? हाँ, बहुत समय पहले। आप ब्रोकर और मनी मैनेजर दोनों रहे हैं। आप रिश्तेदार की तुलना कैसे करते हैं इन दो नौकरियों के फायदे और नुकसान? मैं ब्रोकरेज व्यवसाय से बाहर हो गया क्योंकि मुझे लगा कि हितों का घोर टकराव था। यदि आप हैं एक ग्राहक कमीशन चार्ज करना और वो पैसे खो देता है।
आपको दंडित नहीं किया जाता है। मैं पैसे में चला गया प्रबंधन व्यवसाय क्योंकि अगर मैंने पैसे खो दिए तो मैं यह कहने में सक्षम होना चाहता था कि मुझे नहीं मिला, इसके लिए मुआवजा दिया। वास्तव में यह शायद मेरे लिए एक बंडल खर्च होगा क्योंकि मेरे पास एक ओवरहेड है। ब्रोंक्स चिड़ियाघर दस्तक देगा। मैं कभी किसी से माफी नहीं मांगता क्योंकि मुझे तब तक भुगतान नहीं मिलता जब तक मैं जीत। क्या आप अपना पैसा अपने फंड में रखते हैं? मैं कहूंगा कि मेरी कुल संपत्ति का 85% मेरे अपने फंड में निवेश किया गया है, मुख्यतः क्योंकि मैं विश्वास करें कि यह इसके लिए दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह है। मुझे सच में विश्वास है कि मैं इतना रक्षात्मक होने जा रहा हूं और रूढ़िवादी कि मुझे अपना पैसा वापस मिल जाएगा। आपने अक्टूबर 1987 के दौरान असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया। एक ऐसा महीना जो कई लोगों के लिए एक आपदा था। अन्य व्यापारी, क्या आप कुछ विवरण भर सकते हैं? दुर्घटना का सप्ताह मेरे जीवन के सबसे रोमांचक समयों में से एक था। हम 1986 के मध्य से एक बड़े शेयर बाजार के पतन की उम्मीद कर रहे थे और एक वित्तीय मंदी की संभावना के कारण आकस्मिक योजनाएं तैयार की थीं। जब हम अंदर आए सोमवार 19 अक्टूबर, हम जानते थे कि उस दिन बाजार दुर्घटनाग्रस्त होने वाला था। आपको इतना यकीन क्या हुआ? क्योंकि पिछला शुक्रवार गिरावट पर रिकॉर्ड वॉल्यूम वाला दिन था। ठीक वैसी ही बात दुर्घटना से 2 दिन पहले 1929 में हुआ था। 1929 के हमारे एनालॉग मॉडल में पूरी तरह से गिरावट आई थी। कील ठुका। पॉल जोन्स का एनालॉग मॉडल उनके शोध निदेशक पीटर बोरिश द्वारा विकसित, आरोपित 1920 के दशक के बाजार पर 1980 के दशक का बाजार। दोनों बाजारों ने उल्लेखनीय डिग्री का प्रदर्शन किया। संबंध 1987 के दौरान जोन्स के स्टॉक इंडेक्स ट्रेडिंग में यह मॉडल एक महत्वपूर्ण उपकरण था। ट्रेजरी सचिव बेकर का सप्ताहांत बयान कि अमेरिका अब डॉलर का समर्थन नहीं करेगा क्योंकि इसकी वजह से पश्चिम जर्मनी के साथ असहमति बाजार के लिए मौत का चुंबन थी। आपने अपनी शॉर्ट पोजीशन कब कवर की? हमने वास्तव में अपने शॉर्ट्स को कवर किया और दुर्घटना के दिन के करीब ही कुछ लंबा चला गया। 19 अक्टूबर। क्या अक्टूबर में आपका अधिकांश मुनाफा आपके शॉर्ट स्टॉक इंडेक्स पोजीशन के कारण था? नहीं, हमारे पास एक अत्यंत लाभदायक बॉन्ड स्थिति भी थी। दुर्घटना का दिन हमने सबसे बड़ा रखा बॉन्ड की स्थिति हमारे पास कभी थी। 19 अक्टूबर को दिन भर बॉन्ड बाजार में उतार चढ़ाव भरा रहा। दिन के दौरान मैं अपने ग्राहकों और अपनी संपत्ति की वित्तीय सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित था। सड़क पर विभिन्न कमीशन घरों के साथ हमारी संपत्ति थी और मुझे लगा कि वे धन हो सकते हैं खतरे में। यह मेरे लिए असहनीय स्थिति थी। मैं सोचता रहा, फेड की प्रतिक्रिया क्या होने वाली है? मैंने सोचा था कि टेव को जोड़ना होगा तुरंत एक बहुत ही गुलाबी वातावरण बनाने के लिए भारी मात्रा में तरलता। हालांकि चूंकि बॉन्ड पूरे दिन खराब काम कर रहे थे, मैं लंबे बंधन पर ट्रिगर खींचने के लिए खुद को नहीं ला सका। ट्रेडिंग के आखिरी आधे घंटे के दौरान बॉन्ड अचानक से बढ़ने लगे और यह में क्लिक किया। ध्यान रखें कि फेड ऐसी कार्रवाई करने जा रहा है जो बॉन्ड की कीमतों में जबरदस्त उछाल पैदा करेगी। जैसे ही मैंने एक पल के लिए बॉन्ड मार्केट को सही देखा, मैं पागल हो गया। क्या आप मानते हैं कि अक्टूबर 1987 आने वाले समय में और अधिक नकारात्मक समय का पूर्व चेतावनी संकेत था? मुझे लगता है कि वित्तीय समुदाय, विशेष रूप से वॉल स्ट्रीट को एक जीवन धमकी झटका लगा था 19 अक्टूबर, लेकिन वे सदमे में हैं और उन्हें इसका एहसास नहीं है। मुझे वो समय याद है जब मैं एक नाव से भागा था और मेरी पीठ को प्रोपेलर ने चबा लिया। मेरा पहला विचार था, दम इट, मैंने अभी अभी अपने को बर्बाद किया है। रविवार की दोपहर, क्योंकि मुझे सिलना है, क्योंकि मैं सदमे में था। मुझे एहसास भी नहीं हुआ जब तक मैंने अपने दोस्तों के चेहरे नहीं देखे। तब तक मैं कितनी बुरी तरह कटी हुई थी।
हर चीज जितनी तेजी से बनती है उससे 100 गुना तेजी से नष्ट हो जाती है। टूटने में एक दिन लगता है, कुछ ऐसा जिसे बनने में 10 साल लगे हों। अगर अर्थव्यवस्था इस तरह से चलने लगे, उसमें जो लीवर है वो इतनी तेजी से बिगड़ेगा कि लोगों का सिर घूम जाएगा। मुझे इस पर विश्वास करने से नफरत है, लेकिन मेरे पेट में वही है जो मुझे लगता है कि होने जा रहा है। मैं इतिहास के अध्ययन से जानता हूं कि क्रेडिट अंततः सभी महान समाजों को मारता है। हमारे पास अनिवार्य रूप से है अपना अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड निकाला और कहा कि हमारे पास बहुत अच्छा समय होगा। रीगन ने सुनिश्चित किया कि उनके कार्यकाल के दौरान अर्थव्यवस्था समृद्धि में हमारे रास्ते उधार लेकर महान होगी। हमने भविष्य के खिलाफ उधार लिया है और जल्द ही हमें भुगतान करना होगा। क्या आप वर्तमान स्थिति के लिए रीगनॉमिक्स को दोष दे रहे हैं? मुझे लगता है कि रीगन ने हमें एक देश के रूप में अच्छा महसूस कराया और यह अद्भुत है, लेकिन के संदर्भ में अर्थशास्त्र वो अब तक की सबसे बड़ी आपदा थी। मुझे लगता है कि उसने मूल रूप से हमें धोखा दिया, घाटे में कटौती का वादा किया और फिर इसके इतिहास में सबसे बड़ा खर्च द्विघातुमान पर चला गया देश। मुझे नहीं लगता कि कोई डेमोक्रेट इससे बच सकता था, क्योंकि हर किसी के पास होता 150-180 अरब डॉलर के घाटे के बारे में बहुत सतर्क रहा है। क्या आप कोई ऐसा तरीका देखते हैं जिससे हम गहराई में जाने से पहले अपनी वर्तमान समस्याओं का समाधान कर सकें? मंदी या अवसाद भी? वही मुझे बहुत डराता है। मुझे हमारी वर्तमान दुविधा का कोई खाका नहीं दिख रहा है। शायद वहाँ काम पर मैक्रो इकोनॉमिक ताकतें हैं जो एक बड़े सुपर साइकिल का हिस्सा हैं जो हमारे पास नहीं है। नियंत्रण खत्म। शायद हम केवल उसी प्रकार के चक्रों का जवाब दे रहे हैं जो सबसे उन्नत हैं सभ्यताओं का शिकार हो गया, चाहे वो रोमन हो, 16वीं शताब्दी का स्पेन, 18वीं शताब्दी का फ्रांस या 19वीं शताब्दी का ब्रिटेन। मुझे लगता है कि हम दर्द की अवधि के लिए जा रहे हैं। हम हैं वित्तीय अनुशासन क्या है, यह जानने के लिए जा रहे हैं। क्या आप ट्रेडिंग सिस्टम का बिल्कुल उपयोग करते हैं? हमने सूर्य के नीचे हर प्रणाली का परीक्षण किया है और आश्चर्यजनक रूप से हमें एक ऐसा मिल गया है जो वास्तव में काम करता है। कुआं यह एक बहुत अच्छी प्रणाली है, लेकिन स्पष्ट कारणों से मैं आपको इसके बारे में अधिक नहीं बता सकता। यह किस प्रकार के दायरे में आता है? विरोधाभासी, निम्नलिखित प्रवृत्ति, रुझान। निम्नलिखित प्रणाली का मूल आधार यह है कि जब बाजार चलता है तो बाजार तेजी से आगे बढ़ता है। अगर एक बाजार में अचानक विस्तार होता है जो संकीर्ण रूप से व्यापार कर रहा है, मानव स्वभाव की कोशिश करना है उस मूल्य चाल को फीका करने के लिए। जब आपको रेंज का विस्तार मिलता है तो बाजार आपको बहुत जोर से भेज रहा है। स्पष्ट संकेत है कि बाजार उस विस्तार की दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो रहा है। क्या आप वर्तमान समय में अपने फंड के एक हिस्से का उस सिस्टम पर व्यापार कर रहे हैं? हमने लगभग 6 महीने पहले ही सिस्टम का व्यापार शुरू किया था और अब तक यह बहुत अच्छा कर रहा है। क्या आपको लगता है कि एक अच्छी प्रणाली एक अच्छे व्यापारी के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकती है? एक अच्छी प्रणाली एक अच्छे व्यापारी की तुलना में अधिक प्रभावी ढंग से अधिक बाजारों में व्यापार करने में सक्षम हो सकती है क्योंकि इसमें असीमित कंप्यूटिंग शक्ति का लाभ। आखिरकार, हर व्यापार निर्णय किसी न किसी का उत्पाद है, समस्या समाधान प्रक्रिया मानव या अन्यथा। हालांकि, परिभाषित करने में जटिलता के कारण बाजार के पैटर्न को बदलने और बदलने से एक अच्छा व्यापारी आमतौर पर एक अच्छा प्रदर्शन करने में सक्षम होगा। प्रणाली लेकिन एक अच्छी प्रणाली विविधता लाने में मदद कर सकती है। स्पष्ट रूप से, एक अच्छी प्रणाली के दौरान मैं जितनी कीमत में बदलाव करूंगा, उससे 10 गुना अधिक पकड़ लेगा। 15% समय एक बाजार एक प्रमुख प्रवृत्ति के चरण में होता है। साक्षात्कार का निम्नलिखित खंड 2 सप्ताह बाद आयोजित किया गया था।
अंतरिम के दौरान जोन्स शेयर बाजार पर अपने व्यापारिक पूर्वाग्रह को मंदी से तेजी में उलट दिया था। 2 हफ्ते पहले आप बहुत मंदी वाले थे। आपने अपना विचार क्या बदल दिया? आपका मतलब वॉल स्ट्रीट जर्नल लेख के अलावा है जिसने दुनिया को प्रचारित किया कि मैं छोटा था। 2000 S&P अनुबंध बाजार नीचे नहीं गया। सबसे पहले मैं रेल की पटरियों पर अपना कान लगाता हूँ। मेरा हमेशा से मानना कि कीमतें पहले चलती हैं और फंडामेंटल दूसरे नंबर पर आते हैं। क्या आपका मतलब यह है कि अगर आप सही थे तो कीमतें कम होनी चाहिए थीं और नहीं, और उन्होंने नहीं किया? टुलिस ने मुझे जो कुछ सिखाया वो था समय का महत्व। जब मैं व्यापार करता हूँ तो मैं केवल का उपयोग नहीं करता हूँ प्राइस स्टॉप, मैं टाइम स्टॉप का भी इस्तेमाल करता हूँ। अगर मुझे लगता है कि बाजार टूटना चाहिए और ऐसा नहीं होता है तो मैं अक्सर बाहर निकल जाऊंगा भले ही मैं कोई पैसा नहीं खो रहा हूँ। 1929 के एनालॉग मॉडल के अनुसार बाजार में होना चाहिए नीचे चला गया, ऐसा नहीं हुआ। पिछले 3 वर्षों के दौरान यह पहली बार था जब हमने गंभीर विचलन। मुझे लगता है कि अर्थव्यवस्था की मजबूती शेयर बाजार के टूटने में देरी करने वाली है। मेरा मानना कि एक कारण है कि हम एक 929 मॉडल से अलग हो रहे हैं क्योंकि यह बहुत आसान है आज ऋण की उपलब्धता। वोल्वो 120 महीने का कार लोन दे रही है। उसके बारे में सोचना। एक का मालिक कौन है? 10 साल के लिए कार। 20 साल पहले एक कार ऋण की औसत अवधि 24 महीने थी, आज 55 महीने हो गए हैं। मुझे लगता है कि अंतिम निचली रेखा वही होगी, लेकिन क्रेडिट की आसानी होगी। 1920 के दशक के सापेक्ष प्रक्रिया में देरी करें, जब हमारे पास नकद अर्थव्यवस्था थी। आज हमारे साक्षात्कार की शुरुआत से पहले आपकी कुछ प्रारंभिक टिप्पणियां इसे सही बनाती हैं जैसे आप अपनी सफलता के कारण पागल हैं। अगर इस देश में दुख काफी गहरा जाता है तो यह धारणा बनने वाली है कि हमने अच्छा किया ट्रेडिंग फर्म, जबकि अन्य लोगों को चोट लगी क्योंकि हमें कुछ ज्ञान था। ऐसा नहीं है कि हमारे पास था कोई भी अनुचित ज्ञान जो अन्य लोगों के पास नहीं था। यह सिर्फ इतना है कि हमने अपना होमवर्क किया। लोग बस यह विश्वास नहीं करना चाहता कि कोई भी भीड़ से अलग हो सकता है और सामान्यता से ऊपर उठ सकता है। मैं समझता हूं कि मैंने कई अन्य व्यापारियों के समान साक्षात्कार किया है। आपने प्रशिक्षित किया है प्रशिक्षु व्यापारियों का समूह। आपकी प्रेरणा क्या थी? जब मैं 21 साल का था, एक आदमी ने मुझे अपने पंखों के नीचे ले लिया और यह सबसे बड़ी बात थी कि कभी मेरे साथ हुआ। मैंने अन्य लोगों के लिए भी ऐसा ही करने का दायित्व महसूस किया। आपने जिन लोगों को प्रशिक्षित किया, उन्हें आपने कैसे पाया? अनगिनत साक्षात्कार। हम आवेदकों के बहकावे में आ गए हैं। आपने कितने व्यापारियों को काम पर रखा है? लगभग 35। क्या वे सफल हुए हैं? कुछ ने बहुत अच्छा किया है, लेकिन कुल मिलाकर हमें मिली जुली सफलता मिली है। क्या आप ऐसा इसलिए मानते हैं क्योंकि एक अच्छा व्यापारी बनने के लिए प्रतिभा की आवश्यकता होती है? मैंने पहले कभी ऐसा नहीं सोचा था, लेकिन अब मैं उस पर विश्वास करने लगा हूँ। मेरी कमजोरियों में से एक यह है कि मैं हमेशा बहुत आशावादी होते हैं, विशेष रूप से अन्य लोगों के सफल होने की क्षमता के बारे में। क्या आपका आई हैव ए ड्रीम प्रोग्राम था, जिसमें आपने एक की शिक्षा को प्रायोजित करने का संकल्प लिया है? यूजीन के बारे में 60 मिनट्स शो से प्रेरित गरीबी से घिरे क्षेत्र के बच्चों का समूह लैंग। सही। मैं शो के 1 हफ्ते बाद उनसे बात करने गया था और 3 महीने के भीतर हमने अपना सेट कर लिया था खुद का कार्यक्रम। मैं हमेशा उत्तोलन में एक बड़ा विश्वासी रहा हूँ। वो चीज़ जिसने मुझे वास्तव में चालू कर दिया कार्यक्रम के बारे में इसके गुणात्मक प्रभाव की संभावना थी। एक बच्चे की मदद करके आप कर सकते हैं उनके परिवार और अन्य बच्चों पर प्रभाव। हमने हाल ही में रॉबिन हुड फाउंडेशन नामक एक नया कार्यक्रम भी स्थापित किया है। हम कोशिश कर रहे हैं गरीबों को भोजन और आश्रय प्रदान करने में सबसे आगे।
रहने वाले लोगों की तलाश करें और उन्हें निधि दें। हम उन लोगों की तलाश कर रहे हैं जो लगभग बिना बजट के काम करने के आदी हैं, बजाय इसके कि नौकरशाही, जो अक्सर पैसे को प्रभावी ढंग से तैनात नहीं करते हैं। क्या यह आपके जीवन का एक प्रमुख हिस्सा बन गया है? मैं बस यही कहूँगा, बाजार मेरे लिए इतने अच्छे रहे हैं कि मुझे लगता है कि मुझे कुछ वापस देना चाहिए। वापसी। मैं यह नहीं कह सकता कि मैं सफल हुआ हूँ क्योंकि मैं किसी और से बेहतर हूँ। की कृपा से भगवान, मैं सही समय पर सही जगह पर था, इसलिए मुझे साझा करने के लिए एक जबरदस्त दायित्व महसूस होता है। क्या जीतने की सकारात्मक तीव्रता हारने के दर्द की तरह मजबूत है? खराब कारोबारी दिन से बुरा कुछ नहीं है। आप इतना नीचे महसूस करते हैं कि आपका सिर पकड़ना मुश्किल है। यूपी। लेकिन अगर मुझे पता होता कि जीतने की खुशी में मुझे भी ऐसा ही अनुभव हो सकता है, तो मैं किसी भी समय जीतने और हारने का संयोजन लें क्योंकि आप इसे और अधिक जीवंत महसूस करते हैं। व्यापार आपको एक अविश्वसनीय रूप से गहन एहसास देता है कि जीवन क्या है। भावनात्मक रूप से, आप रहते हैं चरम। आप औसत व्यापारी को सबसे महत्वपूर्ण सलाह क्या दे सकते हैं? पैसा बनाने पर ध्यान न दें। आपके पास जो है उसकी रक्षा करने पर ध्यान दें। क्या आप अभी भी खुद को सड़क पर 10 या 15 साल का व्यापार करते हुए देखते हैं? मेरे पास यह किसी अन्य तरीके से नहीं होगा। पॉल जोन्स व्यवसाय में अपनी शुरुआत से एक विजेता व्यापारी थे, लेकिन शुरुआती वर्षों में उनका प्रदर्शन अस्थिर था। स्थायी रूप से गढ़ने के लिए यह एक दर्दनाक व्यापारिक अनुभव लेता है। उनके दिमाग में जोखिम नियंत्रण का महत्व। 1979 में उस भयानक कपास व्यापार के बाद से, जोन्स के पास है अपने जोखिम को कम करते हुए उत्कृष्ट शुद्ध लाभप्रदता बनाए रखने में कामयाब रहे। आज जोखिम नियंत्रण जोन्स की व्यापारिक शैली और सफलता का सार है। वो कभी नहीं सोचता कि वो क्या है किसी दिए गए व्यापार पर कर सकता है, लेकिन केवल उस पर जो वो खो सकता है। वो मानसिक रूप से अपने प्रत्येक को चिन्हित करता है बाजार के लिए पदों। कोई फर्क नहीं पड़ता कि जोन्स के दिमाग में किसी पद पर उसका कितना बड़ा लाभ हो सकता है। प्रवेश मूल्य पिछली रात के करीब था। चूंकि यह दृष्टिकोण आश्वासन देता है कि कोई गद्दी नहीं है अपने व्यापार में, जोन्स कभी भी अपनी किसी भी स्थिति के बारे में संतुष्ट नहीं होता है। वो न केवल जोखिम देखता है प्रत्येक स्थिति का, लेकिन वो वास्तविक समय में अपने संपूर्ण पोर्टफोलियो के प्रदर्शन पर बारीकी से नजर रखता है। अगर उसका एक ट्रेडिंग सत्र के दौरान कुल इक्विटी 1 से 2% गिर जाती है, वो अपने सभी को अच्छी तरह से समाप्त कर सकता है। अपने जोखिम को कम करने के लिए तुरंत स्थिति बाहर निकलने की तुलना में वापस आना हमेशा आसान होता है, वे कहते हैं। यदि जोन्स का व्यापार खराब होने लगता है, तो वो लगातार अपनी स्थिति का आकार तब तक कम करता रहेगा जब तक कि वो पटरी पर नहीं आ जाता दोबारा। इस तरह, जब वो अपना सबसे खराब व्यापार कर रहा होता है, तो वो अपना सबसे छोटा भी व्यापार कर रहा होता है। किसी भी महीने में नेट के साथ व्यापार घाटे में, जोन्स स्वचालित रूप से अपने जोखिम को कम कर देगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वो एक महीने में कभी भी दोहरे अंकों की हानि दर्ज नहीं करता है। बड़ी जीत के बाद, वो विशेष रूप से सतर्क है, अति आत्मविश्वास हो रहा है। संक्षेप में, जोन्स 1 दर्जन अलग अलग तरीकों से जोखिम नियंत्रण रखता है। जैसा कि वो कहते हैं, सबसे महत्वपूर्ण व्यापार में नियम है, महान रक्षा खेलें, महान अपराध नहीं।